हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट और एमपी सेट उसका पेपर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। और पेपर फर्स्ट के लिए आज हमारी यूनिट 2 स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले हम यूनिट 1 की थ्योरी और उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है शोध अभिवृत्ति यानी कि अभिक्षमता, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। तो यूनिट 2 को हम पढ़ेंगे और कम्प्लीटली इसको पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल एकदम सरल आसान भाषा में। ठीक है, वैसे आपको बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएंगे जो इसको पढ़ा रहे होंगे, लेकिन इतना आसान आपको शायद समझने में नहीं मिलेगा। और मिल भी जाएगा, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी मतलब आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी अगर आप यूजीसी नेट या एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो भी भाई बहन नए हैं, और जिन्होंने कर लिया है उनको दिल से धन्यवाद। नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना, सपोर्ट करना और शेयर करना, ये आपका काम है। बाकी मेहनत करना मेरा काम है और याद करना आपका काम है। ठीक है, पढ़ाना मेरा काम है लेकिन पढ़ना आपका ही काम है, और पढ़ करके उसको अच्छे से याद रखना। और आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ अगर आपको मिल जाए, अगर आप पीडीएफ से अगर आप नोट्स बना नहीं सकते, आपके पास टाइम की कमी है, कुछ भी है, तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, जहाँ से आप बार बार इसका रिवीजन कर पाएंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं अनुसंधान। तो अनुसंधान का अर्थ, विशेषताएं और प्रकार। सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, रिसर्च का अर्थ क्या होता है। तो अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? अनुसंधान किसी 1 मिनट भाई, ये क्या हो गया? अनुसंधान किसी स्वदेशीय निर्दिष्ट समस्या को आधार बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन तथा प्रशिक्षण के द्वारा बेहतर, नवीन और सामूहिक ज्ञान की खोज करना होता है। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज करना। ठीक है, किसी नई चीज़ की खोज करना, किसी बेहतर चीज़ की खोज करना, जो चीज़ हमारे पास है उसमें और अच्छे से उसको क्या करना, अपडेट करना, ये होता है अनुसंधान। ठीक है, तो इसको पहले आप जान लें, ये परिभाषा है इसकी। अनुसंधान का जो स्वरूप है वो वस्तुनिष्ठ और तथ्य केंद्रित होता है। ठीक है, तथ्यों पर ये आधारित होता है। प्रत्येक अनुसंधान किसी न किसी समस्या का तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। प्रत्येक अनुसंधान, जितनी भी खोज की जाती हैं आजकल, तो आप देखते हैं, ये तो जो ज़माना चल रहा है ना, ये है साइंस का ज़माना, और इसमें साइंस के युग में ना सबसे ज़्यादा अनुसंधान पर ही बल दिया जा रहा है। नई नई चीज़ प्रतिदिन, आप चाहे किसी भी चीज़ में देख लो, खाने में, पहनने में, और घरों का डिज़ाइन देख लो, या फिर छोटी छोटी चीज़ों का आप डिज़ाइन देख सकते हो। हर चीज़ में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें, मतलब इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो ये साइंस का ज़माना है। ठीक है, और अनुसंधान पर बहुत अधिक मात्रा में अब बल दिया जाने लग गया है। ठीक है, पहले बहुत बहुत दिनों के बाद चीज़ें खोज की जाती थी, लेकिन अब बहुत तेज़ी से ये सब हो रहा है। तो ये हो गया अनुसंधान का अर्थ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह से हम आसान और सरल भाषा में समझेंगे। अनुसंधान के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं अनुसंधान के? तो ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया करना होना, यानी कि ज्ञान क्षेत्र की कोई भी समस्या अगर हमारे सामने है तो उसको सुलझाने की जो प्रक्रिया है वो इसका एक अंग होता है। प्रासंगिक तथ्यों का संकलन करना, विवेकपूर्ण अध्ययन या विश्लेषण करना, परिणाम स्वरूप निर्णय लेना। ठीक है, परिणाम स्वरूप इन सबको विश्लेषण, अध्ययन करके, सारे तथ्यों का संकलन करके फिर उसका परिणाम स्वरूप क्या लिया जाता है? निर्णय लिया जाता है। तो ये अनुसंधान के 4 अंग होते हैं, याद कर लेना अच्छे से। अनुसंधान की प्रमुख परिभाषाओं को देखेंगे हम यहाँ पर। तो अनुसंधान के बारे में जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है, उनको देख लेते हैं। पीवी यंग। तो पीवी यंग ने क्या कहा है? अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने और पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, ठीक है, पुराने नए तथ्यों को खोजने के लिए अथवा पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, उनकी क्रमबद्धता, अंतः संबंध,
कार्य कारण व्याख्या और उनके निहित नैसर्गिक नियमों के पुष्टिकरण का कार्य किया जाता है। तो पीवी यंग की ये परिभाषा याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने अथवा पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, उनकी क्रमबद्धता, अंतः संबंध, कार्य कारण व्याख्या और उनके निहित नैसर्गिक नियमों के पुष्टिकरण का क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। ये किसने कही है? तो ये पीवी यंग ने परिभाषा दी है अनुसंधान के लिए। दूसरी जो परिभाषा है वो है यहाँ पर E.J. मेसन एवं W.J. ब्रेवल। ठीक है, E.J. मेसन एवं W.J. ब्रेवल ये परिभाषा इन्होंने दी है अनुसंधान के लिए। अनुसंधान से तात्पर्य ज्ञान हेतु वैज्ञानिक जांच पड़ताल में प्रयुक्त एक ऐसी व्यवस्थित एवं संगठित खोज से है जो दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के हमारे अवस्थित प्रयत्नों से काफ़ी अलग होती है। ठीक है, E.J. मेसन और W.J. ब्रेवल का क्या कहना है कि अनुसंधान से तात्पर्य ज्ञान हेतु वैज्ञानिक जांच पड़ताल में प्रयुक्त एक ऐसी खोज से है जो दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान ढूंढने के हमारे अवस्थित प्रयत्नों से काफ़ी अलग होती है। दिन प्रतिदिन की जो हम समस्याओं का समाधान ढूंढते रहते हैं, हमारे सामने कोई भी छोटी सी समस्या आ गई कि भैया आपको पढ़ना कैसे है, कैसे इस पेपर को पास करना है, छोटी छोटी समस्याएं जो होती हैं इनसे काफ़ी अलग होता है अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान की खोज इन खोजों से काफ़ी अलग होती है। ये किसका मानना है? तो E.J. मेसन और W.J. ब्रेवल का मानना है। आगे नाम आता है जेम्स ड्रेवर का। तो जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज ही अनुसंधान होता है। किसी भी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु, ठीक है, किसी चीज़ को किसी खोज को या किसी चीज़ को सत्य सिद्ध करने के लिए जो क्रमबद्ध खोज की जाती है वही अनुसंधान होती है। C.R. कोठारी इन्होंने भी एक परिभाषा दी है। क्या कहते हैं? ऐसी विधि जिसमें सोपानों के रूप में समस्या की पहचान करना, परिकल्पना का निर्माण करना, तथ्य और प्रदत्तों का संकलन, संकलित तथ्यों का विश्लेषण निहित रहता है, वही अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, ऐसी विधि जिसमें सोपानों के रूप में समस्या की पहचान होती है, परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, तथ्य और प्रदत्तों का संकलन किया जाता है, संकलित तथ्यों का विश्लेषण निहित रहता है, तो वही क्या होता है? अनुसंधान होता है। ये C.R. कोठारी की हैं, ये सारी परिभाषाएं आपको याद रखनी हैं। इसके बाद हम देखते हैं अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो किसी समस्या का वैज्ञानिक विधि से समाधान ढूंढना होता है। अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? किसी भी समस्या का वैज्ञानिक विधि से समाधान ढूंढना, वैज्ञानिक विधि से, ना कि किसी और विधि से। ठीक है, यहाँ पर विज्ञान का सबसे बड़ा सहारा लिया जाता है अनुसंधान में, ये ध्यान रखना है। अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता के साथ साथ क्या होता है? प्रयोगात्मक जो चीज़ें होती हैं, प्रयोग को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, प्रयोग को प्राथमिकता दी जाती है। अनुसंधान सिर्फ सूचनाओं की पुनः प्राप्ति, ये प्राप्ति है भाई, इसको थोड़ा सा देख लेना, प्राप्ति या संग्रहण नहीं करता, बल्कि अनुसंधान में नियमों या सिद्धांतों के विकास पर भी बल दिया जाता है। ठीक है, अनुसंधान में ना सिर्फ सूचनाओं की पुनः प्राप्ति या संग्रहण किया जाता है, बल्कि अनुसंधान में नियमों या सिद्धांतों के विकास पर भी बल दिया जाता है। और अगला है हमारा, अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान प्रश्न तैयार करना आरंभिक अनिवार्यता होती है। अनुसंधान, हमें अगर किसी चीज़ की खोज करनी है, किसी चीज़ पर हमें अनुसंधान करना है, तो उसके लिए अनुसंधान के कुछ जो बेसिक प्रश्न हैं उनको तैयार कर लेना जरूरी होता है। अनुसंधान किसी भी मत को ज्ञान प्राप्ति की विधि नहीं मानता है। ठीक है, अनुसंधान जो होता है वो किसी भी मत को ज्ञान प्राप्ति की विधि नहीं मानता है, बल्कि यह उन मत या बातों को स्वीकार करता है जिन्हें परीक्षण द्वारा परखा जा सके। ठीक है, जिन्हें परीक्षण के द्वारा, क्योंकि अनुसंधान में परीक्षण का बहुत ही बड़ा रोल होता है, इसमें परीक्षण करके देखा जा, अब देखते हैं ना जो प्रयोगशाला वगैरह होती हैं उनमें छोटी छोटी चीज़ों का परीक्षण करके देखा जाता है, तो अनुसंधान में भी परीक्षण किया जाता है और उन्हीं मतों या बातों को स्वीकार करता है अनुसंधान जिन्हें परीक्षण के द्वारा परखा जा सके।
अनुसंधान में व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं या विचारों का कोई महत्व नहीं होता है। इसमें किसी पर्सनल पक्ष को लेकर के अनुसंधान नहीं किया जाता, किसी एक की राय पर नहीं किया जाता। ठीक है, अनुसंधान जो सबके लिए सही होता है, उन्हीं मतों को, उन्हीं बातों को स्वीकार करता है। अनुसंधान की जो गहराई है वो अनुसंधान द्वारा अर्जित तथ्यों पर आधारित होती है। अनुसंधान की गहराई अनुसंधान द्वारा अर्जित तथ्यों पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं आप याद रख लेना। आगे भी देख लेते हैं। अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है। ठीक है, अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है। अनुसंधान कार्य में परिणात्मक तथा गुणात्मक प्रदत्तों को एकत्र करके उनका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान कार्य में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक प्रदत्तों को एकत्र करके उनका विश्लेषण किया जाता है। ये जो छोटे छोटे कीवर्ड हैं, इसमें प्रदत्त हो गया और अनुसंधान है, बहुत सारी चीज़ें, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। ठीक है, शोध कार्य का आलेख त्रुटि रहित होता है। इसमें थोड़े से कठिन वर्ड आएंगे शोध अभिवृत्ति में, लेकिन घबराना नहीं, हम सबको पढ़ लेंगे। शोध कार्य का आलेख त्रुटि रहित हो, कोई भी उसमें मिस्टेक ना हो शोध कार्य में, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। ठीक है, शोध कार्य में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो शोध कार्य होते हैं ये एक बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। इनके जो सिद्धांत और नियम होते हैं वो सबके लिए लागू होते हैं। ठीक है, और बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत व्यापक स्तर इनका होता है, दूर दूर तक ये जाने जाते हैं, देश विदेशों तक। इसलिए इसमें कोई भी त्रुटि की कोई जगह नहीं होती अनुसंधान के अंदर। अनुसंधान कार्य दीर्घकालिक अवधि में क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। अनुसंधान कार्य दीर्घकालिक अवधि में संपन्न होते हैं, इसलिए इसमें शीघ्रता या शॉर्टकट का भी कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, ये दीर्घकालिक, एक लंबी अवधि, मतलब लंबा समय में संपन्न होते हैं, लंबा समय चलता है इनके लिए, इसलिए इसमें शीघ्रता या शॉर्टकट तो होता ही नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अनुसंधान की प्रकृति। तो अनुसंधान, नेचर ऑफ रिसर्च, नेचर कैसा होता है इसका। ठीक है, तो अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है, जो ज्ञान के प्रचार और भाई प्रसार है ना, प्रचार और प्रसार नहीं है, प्रचार और प्रसार में क्या होती है, सहायक होती है। इसमें प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, जो किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। ठीक है, इसमें जो पारंपरिक कोई पूर्वाग्रह है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उनसे ये मुक्त होता है अनुसंधान, वो पूर्वाग्रह यहाँ पर काम नहीं करता। और ये प्राथमिक और द्वितीय का मतलब होता है कि या तो हम किसी चीज़ को सीधे ही उसके तथ्य को कलेक्ट करें, या फिर किसी जैसे मान लीजिए इतिहास की कोई बुक है या कोई हमारे सामने कुछ डाटा रखा हुआ है, उस डेटा को हम अच्छे से उसी का विश्लेषण करें और उसी में नई तकनीकियों को जोड़ दें, तो वो होता है द्वितीयक स्रोत। ठीक है, तो प्राथमिक या द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकी विधियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंकड़ों के विश्लेषण में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी विधियाँ क्या होती हैं, आपने पढ़े होंगे, जैसे कि एवरेज निकालना होता है, और मीन, मीडियन, मोड होते हैं, जिनको माध्यिका और है ना मोड, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सांख्यिकी विधियाँ होती हैं, तो उनका प्रयोग किया जाता है आंकड़ों के विश्लेषण के लिए। इसके द्वारा, यानी कि अनुसंधान के द्वारा, किसी नए तथ्य, विधि या वस्तु की खोज की जाती है, या फिर किसी प्राचीन तथ्य, सिद्धांत या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। अनुसंधान के द्वारा किसी नए तथ्य, विधि या वस्तु की या तो किसी नए तथ्य की खोज की जाती है, या फिर कोई प्राचीन हमारे पास तथ्य है उसी में, सिद्धांत या वस्तु में क्या किया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय एवं वैध उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसमें जो आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, विश्वसनीय और वैध उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई भी चीज़ अविश्वसनीय, अवैध नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया बहुत बड़े पैमाने पर अनुसंधान किए जाते हैं। अनुसंधान के जटिल घटनाक्रमों को समझने के लिए विश्लेषण विधि प्रयोग में लाई जाती है। ये ध्यान रख लेना,
अनुसंधान के जो जटिल, अगर कोई जटिल घटनाक्रम है तो उसको समझने के लिए विश्लेषण विधि, विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ तोड़ करके, टुकड़े टुकड़े करके उस चीज़ को समझना, बिल्कुल बारीकी से उस चीज़ की गहराई तक पहुंचना, ये विश्लेषण विधि होती है। इस विश्लेषण के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी और दे देती हूँ। मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसे कि मान लीजिए मैंने यूनिट फर्स्ट पढ़ाई है, उसमें कुछ चीज़ें बहुत जो लगता है मुझे ईजी हैं, या यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों ही बात होती हैं। आ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं आएगा। लेकिन जो चीज़ें सारा एक एक अक्षर तो हम सारा नहीं पढ़ सकते, है ना, इतना टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि कम से कम यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए ना 1 साल का समय चाहिए, अगर सही मायनों में तैयारी की जाए तो। ठीक है, वो एक अलग बात होती है, भाई बोल देते हैं 15 दिनों में तैयारी कैसे करें या 1 महीने में तैयारी कैसे करें, वो पता नहीं उनकी कुछ स्ट्रेटजी कैसे रहती होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि 1 साल से कम समय में तो आप तैयारी नहीं कर सकते, है ना। कम से कम बहुत काफ़ी लंबा इसका सिलेबस होता है यूजीसी नेट का। तो उसके लिए क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें थ्योरी में छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, और जिनको मैंने छोड़ा है उनको मैं शॉर्ट्स के माध्यम तक आप तक पहुंचा दूंगी। तो अभी मैंने मतलब 3-4 शॉर्ट्स कोशिश करूंगी आपको डेली मिल जाएं, आपको उनको देखना होगा, सपोर्ट करना होगा, तभी मैं डालूंगी, नहीं तो एक्स्ट्रा मेहनत मैं क्यों करूंगी, है ना। तो आपके लिए ही कर रही हूँ ये सब, इतनी मेहनत, तो आप उनको ज़रूर देख लेना। वो आपके लिए सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, किसी गाने को सुनने के लिए नहीं लगाती, बल्कि सिर्फ आपको आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, जो चीज़ें छूट गई हैं वो आपकी कवर हो जाए, इसलिए मैं उनको डालूंगी। ठीक है, वैसे मैं शॉर्ट्स वगैरह नहीं डालती हूँ, कभी कभाई एक आध डाल देती हूँ मनोरंजन के लिए, तो लेकिन अब मैं मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आपके लिए डालूंगी, तो उनको ज़रूर देख लेना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, है ना। और लाइक तो कर ही देना है, अगर क्लास पसंद आती है तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो, इतनी कंजूसी क्यों करते हो, और शेयर भी कर दिया करो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर आप भेजेंगे तो सबका भला हो जाएगा, मेरा भला भी होगा और आपका भी होगा, बाकी बच्चों का भी हो जाएगा। अनुसंधान के प्रकार, तो अनुसंधान के प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं हम। किसी भी अनुसंधान की शुरुआत एक समस्या की पहचान के साथ होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कोई समस्या होनी चाहिए, अगर समस्या होगी तभी तो हम अनुसंधान तक पहुँचेंगे, तभी तो हम उस समस्या को सॉल्व करते करते किसी नए सिद्धांत पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो समस्या की पहचान के साथ इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद समस्या को पहचानने के बाद समस्या को पहचान कर उसका समाधान ढूंढा जाता है, जिसके 2 मुख्य कारण होते हैं। समाधान को ढूंढने के लिए 2 कारण होते हैं, एक तो होता है बौद्धिक यानी कि इंटेलेक्चुअल, और एक होता है व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, जो बुद्धि जिसमें काम करती है, और एक होता है व्यवहारिक जिसमें व्यवहार काम करता है हमारा। तो बौद्धिक क्या होता है, बौद्धिक का थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति, एक तो होता है ना मनुष्य एक जिज्ञासु जीव है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको ना डेली ऐसा लगा रहता है कि हमको ये भी जानना है, वो भी जानना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो उसकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो बौद्धिक होती है। और प्लस इसमें ज्ञान अर्जन से प्राप्त आत्मसंतुष्टि की भावना होती है इसके अंदर। ठीक है, बौद्धिक के अंदर क्या होती है, मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति और ज्ञान अर्जन से प्राप्त आत्मसंतुष्टि की भावना। ठीक है, ज्ञान वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है ताकि उसे संतुष्टि मिल सके, तो ये बौद्धिक कारण होता है किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। और व्यवहारिक की बात करें तो ज्ञान की प्राप्ति, मतलब हमें ज्ञान की प्राप्ति तो हो चुकी है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है बुद्ध की तरह, और समस्या विशेष का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करना, और हमारे सामने क्या है, समस्या भी है और समस्या का हम क्या करना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, तो ये हमारा दूसरा कारण हो गया। उपर्युक्त दोनों कारणों के आधार पर समस्त अनुसंधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, मूलभूत अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक है, 2 कारण है, बौद्धिक और व्यवहारिक, 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, मूलभूत अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। जीन पियाजे ने मूलभूत अथवा मौलिक अनुसंधान के आधार पर ही अपना मानव विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे का जो आपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा है वो किसके आधार पर दिया है, तो ये मूलभूत अनुसंधान के आधार पर दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने अनुसंधान का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है। राष्ट्रीय विज्ञान जो फाउंडेशन है
इसने 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है: मूलभूत अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान और प्रयोगात्मक अनुसंधान। ठीक है, मूलभूत, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक, ये याद रख लेना। एडवर्ड और क्रॉम्बेक का वर्गीकरण 4 रूपों में किया गया है। एडवर्ड और क्रॉम्बेक जो वैज्ञानिक हैं, है ना, तो इन्होंने अनुसंधान का वर्गीकरण 4 रूपों में किया है: सर्वेक्षण अनुसंधान, प्रविधि अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान और आलोचनात्मक अनुसंधान। ठीक है, आलोचनात्मक जो अनुसंधान होता है पूर्व धारणाओं पर आधारित होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रहा होगा, है ना। अनुसंधान के उद्देश्य, और आप देख लेते हैं यहाँ पर अनुसंधान के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों हम इन सब चीज़ों को करते हैं। तो किसी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना, किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन करना, समस्याओं का समाधान करना। अगर मान लीजिए कोई अफवाह फैल रही है ना, तो उसका क्या किया जाता है, अगर उसको सही तरीके से फिर उसकी खोज की जाती है, क्या ये सच में सही है या नहीं है, तब किसी निर्णय पर पहुंचा जाता है। तो उसका सही वर्णन तभी किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है किसी भी विशेष स्थिति का सही वर्णन करना, समस्याओं का समाधान करना, विज्ञान पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान होना, 2 चरणों के मध्य कार्य कारण संबंध को समझना और परीक्षण करना। ठीक है, 2 चरणों के मध्य कार्य कारण संबंध को समझना और परीक्षण करना, किसी घटना के साथ सह संबंध की जानकारी प्राप्त करना, व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना। ठीक है, व्यवस्थित प्रयत्न के द्वारा सिद्धांतों का क्या करना, निर्माण करना। तो ये इसके क्या है, उद्देश्य है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अनुसंधान का महत्व क्यों है। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में, वैश्वीकरण आप जानते ही होंगे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि आज के ज़माने में वैश्वीकरण का मतलब है पूरा विश्व एक साथ मिलकर के बहुत सारे काम कर रहा है। और मतलब एक विश्व है ना, पूरा विश्व एक, कहते हैं ना, बिल्कुल एक मतलब लिमिटेड उसकी सीमाएं जो लिमिटेड हो गई हैं, अब एक दूसरे तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। तो वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता तथा शिक्षण संस्थानों को शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति ने शोध के महत्व को बढ़ा दिया है। ठीक है, इसके निम्नलिखित महत्व में कौन कौन सी है: मानव समाज को नवीन ज्ञान एवं गति प्रदान करना, जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का सरल उपाय देना, ज्ञान के विकास में सहायक होता है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम क्रिया है ये। किसी उद्देश्य को अगर हम प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए, उस चीज़ की गहराई तक पहुंचना चाहिए। सत्य ज्ञान की खोज करना। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन में सहायक होता है। अनुसंधान जिज्ञासा से मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि होती है। अनुसंधान से जिज्ञासा, अगर हमारे अंदर कोई जिज्ञासा उठ रही है ना, तो ये मूल प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा, है ना। इच्छाएं हमारे अंदर आती ही रहती हैं, एक इच्छा पूरी कर ली तो दूसरी आ जाएगी अपने आप ही, है ना। तो अनुसंधान से इनकी क्या होती है, संतुष्टि होती है। पूर्वाग्रह के निदान और निवारण में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। अगर कोई पूर्वाग्रह है, जैसे चल रहे हैं हमारे तो देश में बहुत ज़्यादा पूर्वाग्रहों पे लोग जीते हैं, है ना, तो उनका निदान और निवारण में भी क्या करता है, ये अनुसंधान सहायक होते हैं। तो हमारा आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है भाई, बोलते बोलते मुंह सूख जाता है ना, लगातार बोलते बोलते। तो चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। आप जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है, सारी चीज़ें करवाऊँगी। चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना, मस्त रहना, खुश। ज़्यादा मैं आपसे नहीं कहना चाहती हूँ, बस आप देख लेना, आपको जो करना है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे ना, सीधी सी बात है, उतना ही ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी। तो अनुसंधान के सोपान या पद देखते हैं। सबसे पहले, अनुसंधान एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है। अनुसंधान की प्रक्रिया कई क्रियाओं से, ठीक है, ये कई क्रियाओं के परस्पर सम्मिलित होने से बनती पूर्ण होती है। ये क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है, सारी क्रियाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, तब कहीं जाकर के एक अनुसंधान पूर्ण होता है। अनुसंधान में निश्चित एवं उपयोगी चरणों की एक व्यवस्थित प्रक्रिया शामिल होती है।
ठीक है। अनुसंधान में क्या होता है, निश्चित एवं उपयोगी चरणों की एक व्यवस्थित प्रक्रिया शामिल होती है, इसीलिए इसे वैज्ञानिक प्रक्रिया कहा जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो अनुसंधान है वो वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है। और ये क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे पद सोपान मतलब जो भी होते हैं, तो इनको आज हम देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है हमेशा। सामान्यतः अनुसंधान प्रक्रिया के 6 चरण माने जाते हैं। वैसे कई विद्वानों के अनुसार अलग अलग माने गए हैं पद, किसी के द्वारा 12, किसी के द्वारा 6, लेकिन जो अनुसंधान प्रक्रिया के मुख्य चरण है वो 6 चरण माने जाते हैं। और यहीं से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इनको क्रम से लगाओ, ठीक है, या इनमें से कोई भी एक पूछ लिया जाता है कि ये कौन से चरण में आता है। इनको आप अच्छे से देख लेना। समस्या का चयन या निर्धारण करना, सबसे पहले हमारे पास समस्या होनी चाहिए, हम समस्या का चयन करते हैं या कोई ना कोई समस्या हमारे पास होती है, उसके बाद ही अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो आगे चलती है। तो अनुसंधान में सर्वप्रथम समस्या की पहचान या चयन किया जाता है और समस्या से संबंधित चरों का अध्ययन किया जाता है। समस्या से संबंधित जो भी चर या जो भी तथ्य होते हैं उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है परिकल्पनाओं का निर्माण करना। दूसरा चरण कौन सा है, परिकल्पनाओं का निर्माण करना। समस्या की पहचान के बाद अगर हमारे पास समस्या है, समस्या की पहचान हमने कर ली, उसके सभी संभावित समाधानों के लिए परिकल्पना की जाती है। ठीक है। उसके सभी जिन जिन समाधानों के द्वारा वो समस्या सॉल्व हो सकती है उन समाधानों के बारे में सोचा जाता है, कल्पना की जाती है। यह शोध के विकास का उद्देश्य पूर्ण आधार है। ठीक है। जो परिकल्पनाओं का निर्माण करना है ये शोध के विकास का क्या है, उद्देश्य पूर्ण आधार है। इसको हम थोड़ा सा और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे आगे। शोध प्रारूप का विकास, तीसरा जो चरण होता है अनुसंधान का वो होता है शोध प्रारूप का विकास। परिकल्पनाओं के रूप में समस्या के सुझाव पर समाधान पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। इसके शोध विधि तथा प्रविधियों के माध्यम से तथ्यों का परीक्षण किया जाता है। ठीक है। शोध प्रारूप का जो विकास होता है उसमें क्या किया जाता है, शोध विधियां या फिर प्रविधियों के माध्यम से तथ्यों का परीक्षण किया जाता है। इसमें आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रति एक स्तर के लिए एक ढांचा बनाया जाता है। ठीक है। शोध प्रारूप का मतलब विकास किया जाता है, शोध का प्रारूप बनाया जाता है कि किस तरीके से हमें समस्या के समाधान तक पहुंचना है। पहले तो हम सिर्फ कल्पना कर रहे होते हैं, उसके बाद हम योजना बनाते हैं एक तरीके से कि किस तरीके से हमें किस रास्ते पर चलकर पहुंचना है समाधान तक। और चौथा जो चरण है वो है आंकड़ों या प्रदत्तों का एकत्रीकरण या संग्रहण। तो आंकड़ों या प्रदत्तों का एकत्रीकरण या संग्रहण क्या होता है, परिकल्पना से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना। ठीक है। परिकल्पना से संबंधित जो भी आंकड़े हमारे पास होते हैं उन सभी को पहले कलेक्ट करते हैं। ठीक है। शोध की जब हम योजना बना लेते हैं उसके बाद सभी आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है। पांचवा जो चरण है वो है आंकड़ों का विश्लेषण करना। अब हमारे पास सारे आंकड़े भी इकट्ठे हो गए तो आंकड़ों का फिर क्या करेंगे, विश्लेषण। विश्लेषण मैंने आपको बताया था, विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को बारीकी से समझना, यानी कि उसकी वस्तु की गहराई में जाना, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको अच्छे से समझना। तो आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। आंकड़ों में तथ्यों के विश्लेषण करने से परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है जिसके आधार पर निर्णय होता है। आंकड़ों के विश्लेषण करने से परिणाम की व्याख्या की जाती है। ठीक है। आंकड़ों का विश्लेषण करने से क्या किया जाता है, परिणाम की व्याख्या की जाती है। आंकड़ों का विश्लेषण जरूरी होता है। सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निकालना, तो सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निकालना आंकड़ों के विश्लेषण की पुनरावृत्ति होने पर वे सामान्य नियम या सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो आंकड़ों के विश्लेषण करने के बाद में उनका दोबारा से सामान्यीकरण किया जाता है एक बार। ठीक है। यानी कि पुनरावृत्ति होने पर जब आंकड़ों का विश्लेषण हम अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद सामान्य नियम या सिद्धांत के रूप में उनको स्थापित कर देते हैं। तो यह अनुसंधान के चरण हैं। आगे देखते हैं हम परिकल्पना का अर्थ क्या होता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए वह उत्तर खोजना जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जांच की जा सकती हो उसे परिकल्पना कहा जाता है।
ठीक है। परि प्लस कल्पना क्या होता है, चारों ओर चिंतन। मतलब हमारे पास जब कोई समस्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि मतलब बहुत तरीके से विचार करते हैं कि इसको ऐसे सुलझाया जाए, वैसे सुलझाया जाए। मतलब हमारा जो माइंड है ना वो काफ़ी डायरेक्शन में सोचने लगता है। तो यही परिकल्पना होती है, जो हम चारों तरफ से कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अगर आप चार आदमी से बात करोगे समस्या के बारे में तो हर कोई अपनी राय देता है, हर कोई अपनी अपने चिंतन के बेस पर आपको क्या बताता है, उसका समाधान बताता है। तो यही परिकल्पना होती है। परिकल्पना अनुसंधान समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधानों पर विचार करना है। करलिंगर ने परिकल्पना की एक परिभाषा दी है। परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का क्या है, कथन है। ठीक है, परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है। परिकल्पना का महत्व, तो परिकल्पना का महत्व क्या है, महत्व के बारे में देख लेते हैं एक बार। क्यों जरूरी है परिकल्पना करना। वॉन डेलेन के अनुसार परिकल्पना का अनुसंधान में निम्नलिखित महत्व है। परिकल्पना तथ्यों की सार्थकता को निर्धारित करती है। परिकल्पना समस्या एवं समाधान के मध्य की मजबूत कड़ी है। ठीक है, जो परिकल्पना है वो समस्या और समाधान तक पहुंचने की बीच की कड़ी है। यह समस्या को समाधान तक पहुंचाती है। परिकल्पना समस्या का सीमांकन करती है। परिकल्पना अनुसंधान की संपूर्ण कार्य रेखा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। परिकल्पना पदार्थों के संकलन का आधार प्रस्तुत करती है। परिकल्पना समुचित एवं प्रभावी उपकरणों के चयन में सहायक होती है। तो ये एक बार आप और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अच्छे से इनको देखो। जो शोध अभिवृत्ति अभिक्षमता वाले जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा हमारे डेली चीज़ों में ये नहीं आता तो थोड़ा सा कठिन पड़ता है। मतलब इसको रिसर्च तो आप जानते ही हैं, रिसर्च जेआरएफ करने के लिए ही तो आप इतना जोर लगाते हैं, है ना। तो ये शोध जो वाली जो यूनिट है, ये थोड़ी सी इसमें चीज़ों को ना अच्छे से समझ के करना पड़ता है। आपको इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये क्लासेस ही मेरी देख रहे हैं, आपने कहीं से थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ी है, तो इन क्लासेस को भी इनके आधार पर आप पूरा कर लेंगे, क्योंकि मैं सारी थ्योरी पढ़ा रही हूँ शोध वाली। तो इसमें कहीं से भी मैं मतलब कुछ छोड़ूंगी नहीं। और इसको आपको अच्छे से 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि शिक्षण अभिवृत्ति वाले जैसे और भी टॉपिक हैं हमारे, लोक विकास और कार्यक्रम हैं, कंप्यूटर, उनको थोड़ा बहुत हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके होते हैं। लेकिन जो रिसर्च वाला जो टॉपिक है, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसको हमने कभी पढ़ा नहीं है ना। यूजीसी नेट से पहले तो हम कभी पढ़ते ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किसी में नहीं आता वो पीजी में। तो इसीलिए इसको 2-3 बार आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो परिकल्पना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन बहन भाइयों ने नहीं किया है, और बाकी जिन्होंने कर लिया है उनको दिल से बार बार धन्यवाद। बाकी लाइक कर दिया करो अगर क्लास पसंद आती है। इतनी मेहनत कोई सामने आपके कर रहा है आपकी भलाई के लिए, तो कम से कम आपका इतना फ़र्ज़ तो बनता है, इतनी ड्यूटी तो आपकी भी बनती है कि आप उसको थोड़ा बहुत बदले में कुछ दे दें। आपसे कुछ पैसे वैसे या कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, जो आप नहीं देने में कई बार सक्षम नहीं होते, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई दे सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सबसे पहले, और लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको भी फ़ायदा होगा। तो परिकल्पना की प्रकृति हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेचर ऑफ, ये परिकल्पना का नेचर कैसा होता है, ठीक है। किसी भी परिकल्पना की प्रकृति निम्न रूप में हो सकती है। परीक्षण के योग्य होनी चाहिए। जिस कल्पना को हम कर रहे हैं, जिस समस्या के समाधान को हम खोज रहे हैं, सोच रहे हैं, वो परीक्षण के योग्य होना चाहिए। क्योंकि जो अनुसंधान है, अनुसंधान में परीक्षण ही सबसे उपयोगी चीज़ है। उसमें हर चीज़ का परीक्षण किया जाता है। संदर्भ बिंदु क्रियात्मक, प्रत्यात्मक और घोषणात्मक होना चाहिए। चरों के मध्य कार्य कारण संबंध होना चाहिए। संबंध की स्पष्टता होनी चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र बिंदु होना चाहिए। भविष्य उन्मुख होना चाहिए, और इससे शोध प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए। तो ये जो परिकल्पना है उसकी प्रकृति में अगर ये सारे गुण हैं, ठीक है, जो परिकल्पना, जो चीज़ हम सोच रहे हैं, जो आंसर हमारे दिमाग में आ रहा है, जो आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको इन चीज़ों पर खरा उतरना चाहिए, तभी वो परिकल्पना काम की है, ठीक है। तभी उसको वो शोध का आधार बनाया जा सकता है। परिकल्पनाओं के निम्न 3 प्रकार होते हैं। शोध परिकल्पना, शून्य परिकल्पना। शोध परिकल्पना क्या होती है? यह परिकल्पना करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है,
ठीक है, शोध परिकल्पना में क्या होता है, करके सीखने के सिद्धांत पर ये आधारित होती है, इसमें करके सीखा जाता है। शून्य परिकल्पना क्या होती है, इस परिकल्पना के माध्यम से जो अनुसंधान करता होता है वो चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। ठीक है, चरों के बीच में कोई संबंध जब नहीं होता है तो वहाँ पर शून्य परिकल्पना होती है। इस परिकल्पना का उपयोग केवल सांख्यिकी की सार्थकता की परीक्षण के लिए ही किया जाता है। इसे सामान्य भाषा में नल परिकल्पना या रद्द परिकल्पना भी कहा जाता है। इसमें चरों के बीच में कोई भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, इसमें दो चरों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता और उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, जो एनोवा परीक्षण है ये भी ध्यान रख लेना, एनोवा परीक्षण शून्य परिकल्पना से ही जुड़ा हुआ है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एनोवा परीक्षण जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो शून्य परिकल्पना से जुड़ा हुआ है। सांख्यिकीय परिकल्पना ये क्या होती है, जब शोध परिकल्पना या शून्य परिकल्पना को सांख्यिकीय पदों में अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे सांख्यिकीय परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, जब शोध परिकल्पना या शून्य परिकल्पना को सांख्यिकीय पदों में अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे सांख्यिकीय परिकल्पना कहते हैं। आगे चलते हैं, अनुसंधान का अभिकल्प या शोध डिजाइन। तो अनुसंधान का अभिकल्प या शोध डिजाइन में क्या है, करलिंगर। सबसे पहले एक करलिंगर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने परिभाषा दी है, अनुसंधान अभिकल्प खोज की वह योजना या संरचना है जिसके माध्यम से अनुसंधान प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त किया जाता है तथा चरत्व पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, ये करलिंगर की परिभाषा याद रख लेना। शोध डिजाइन की इन्होंने परिभाषा दी है। अनुसंधान अभिकल्प के दो मूल उद्देश्य होते हैं, अनुसंधान में उठाए गए प्रश्नों में समस्याओं के समाधान को ढूंढना और अनुसंधान के द्वारा संभावित त्रुटियों का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान अभिकल्प के दो मूल उद्देश्य होते हैं, अनुसंधान में उठाए गए प्रश्नों में समस्याओं के समाधान को ढूंढना, अनुसंधान के द्वारा संभावित त्रुटियों का नियंत्रण करना, जिससे अनुसंधान के निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके मूल उद्देश्य याद रख लेना। अनुसंधान के दो मूल उद्देश्य होते हैं, अनुसंधान में उठाए गए प्रश्नों में समस्याओं के समाधान को ढूंढना और संभावित त्रुटियों का नियंत्रण करना। न्यायादर्श एवं प्रतिदर्श, ये क्या होता है, न्यायादर्श और प्रतिदर्श किसे कहते हैं, तो जनसंख्या की समस्त इकाइयों में से, मान लीजिए आपको जनसंख्या, देखो हमारे जो जनगणना होती है आपने देखा होगा, जनगणना होती है हर 10 साल के बाद होती है, लेकिन इस बार तो 2020 में 2021 में हो जानी चाहिए थी, जो कि 2024 चल रहा है ना, मतलब 3 साल एक्स्ट्रा हो गए, तो 13-14 साल होने को आए, लेकिन अभी तक जनगणना हुई नहीं है। तो न्यायादर्श एवं प्रतिदर्श में क्या होता है, जनसंख्या की समस्त इकाइयों में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों को एक निश्चित विधि द्वारा चुन लिया जाता है। उन संकलित इकाइयों के समूह को न्यायादर्श, प्रतिदर्श और नमूना भी कहते हैं। नमूने के आकार में वृद्धि होने से नमूना लेने में गलती भी हो जाती है। देखो मैं सीधा सीधा आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा कभी परीक्षण होते रहते हैं, मान लीजिए किसी खाद्य पदार्थ का परीक्षण हो रहा है, तो खाद्य पदार्थ तो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध है, लेकिन उसमें से कुछ नमूना लेकर के जो वैज्ञानिक होते हैं वो रिसर्च कर लेते हैं, वो अपना परीक्षण करते हैं कि नहीं करते हैं। आपने देखा होगा जैसे आ रहा है भाई इस खाने में इतनी मिलावट है, उसमें इतनी मिलावट हो गई है, ये है वो है, इसमें ये वाली चीज़ें इतनी इतनी हैं, तो ये परीक्षण के आधार पर ही तो इन सब चीज़ों का पता लगाया जाता है। ठीक है, और उसके लिए नमूना बोलते हैं प्रतिदर्श या सैंपल। सैंपल शायद आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, कोई छोटा बहुत थोड़ा बहुत सैंपल ले लिया जाता है। और जैसे कि मान लीजिए आपका ब्लड टेस्ट कराना है, देखो भाई किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, मान लीजिए आपका ब्लड टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट के लिए सारा मतलब जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है उस सारे को थोड़ी ना लिया जाता है, उसमें से वो क्या करते हैं थोड़ा बहुत लेते हैं, मतलब जो भी होता है एक सिरिंज वगैरह लेते हैं, भरते हैं, अपना इंजेक्शन सा भर लेते हैं और उसी से पूरी बॉडी में जो भी बीमारियां हैं, जो भी हमें चेक कराना है वो पता चल जाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही होता है, एक सैंपल होता है। न्यायादर्श किसे बोलते हैं, सैंपल को बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जब बहुत अधिक मात्रा में नमूने के आकार में अगर वृद्धि होती है, ठीक है, जैसे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है उसमें कई बार नमूना लेने में फिर मिस्टेक भी हो जाती है। ठीक है,
तो ये ध्यान रख लेना। प्रतिदर्श के प्रकार, नमूने के 2 प्रकार होते हैं, संभाविता प्रतिदर्श और असंभाविता प्रतिदर्श। इनको और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संभाविता प्रतिदर्श के 3 प्रमुख प्रकार हैं। आप छोड़ना नहीं है आपको क्लास को। देखो, अगर आप सच में ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो जितनी क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, एक भी फालतू की क्लास नहीं होगी, सब आपके काम की हैं। और सारे एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके काम का है, एक एक अक्षर आपके काम का है। ठीक है, ये मैं कोई टाइम पास के लिए या फिर आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल, मैं तो वैसे भी इतना फास्ट पढ़ा रही हूँ आपको। कहीं मुझे तो लगता है कहीं आप ये शिकायत ना करने लग जाओ कि मैम बहुत फास्ट चलती हैं, इसीलिए चलती हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो। वैसे भी आपको एक बार सुनने से समझ में आएगा नहीं, आपको कम से कम 2-3 बार इनको रिवाइज़ करना पड़ेगा। वो चाहे आप मतलब वीडियो के माध्यम से करें या फिर अपने नोट्स बना करके करें, या फिर आप अगर इसकी पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं। बहुत से बच्चों को शौक़ होता है कि वो पीडीएफ से पढ़ लेते हैं बाद में, जिनके पास टाइम की कमी होती है वो नहीं बना पाते हैं नोट्स साथ के साथ। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे मैं इनकी पीडीएफ डाल दूँगी और मुझे कमेंट कर देना कि आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि मैं अभी नहीं डालती हूँ, भरने से क्या फ़ायदा। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मैं डाल दिया करूँगी। साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श, ये संभाविता प्रतिदर्श का एक प्रकार है। इसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना बराबर होती है। ठीक है, जो साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श होता है, इसमें जनसंख्या का जो प्रत्येक सदस्य है उसके प्रतिदर्श में शामिल किए जाने की संभावना बराबर होती है, तथा किसी एक सदस्य का चयन दूसरे सदस्य के चयन को बाधित या प्रभावित नहीं करता है। इस विधि में इकाइयों का चयन कुछ यांत्रिक या सहयोगिक क्रिया द्वारा किया जाता है। इसकी भी 2 विधियाँ होती हैं, लॉटरी विधि और यादृच्छिक संख्या सारणी विधि। ठीक है, साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श के भी 2 विधियाँ हैं जिनके द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसका किया जाता है, नमूना वगैरह लिया जाता है प्रतिदर्श। ठीक है, तो लॉटरी विधि और यादृच्छिक संख्या सारणी विधि। स्थिरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श, ये क्या होता है, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से हो, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु तथा अन्य कई कारणों से जनसंख्या को कभी कभी क्रमबद्ध स्रोतों से विभाजित कर दिया जाता है। जब कोई अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित होती है, जब कोई अनुसंधान समस्या विषम जनसंख्या से प्रभावित होती है, संबंधित होती है, तो यह सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होती है। ठीक है, स्थिरीकृत यादृच्छिक जो प्रतिदर्श है, ये जनसंख्या से विषम जनसंख्या जब होती है तो उसमें ये काम आती है। आगे हमारा समूह प्रतिदर्श। कभी कभी प्रतिदर्श की इकाइयाँ चर की प्राकृतिक इकाइयाँ ना होकर के उनके स्वाभाविक समूह या गुच्छे होते हैं। यदि इकाइयाँ आवश्यकता से अधिक हैं तो आवश्यक इकाइयों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा कर लिया जाता है। इसे उप प्रतिदर्श भी कहते हैं। ठीक है, तो समूह प्रतिदर्श जो होता है उसके द्वारा कभी कभी जब बहुत ज़्यादा मतलब प्राकृतिक इकाइयाँ ना हो करके स्वाभाविक गुच्छ समूह या गुच्छे होते हैं उनके, तो वहाँ पर समूह प्रतिदर्श काम करता है। असंभाविता प्रतिदर्श क्या होता है, इस प्रतिदर्श परियोजना में जनसंख्या के सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती। इस प्रतिदर्श में अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता अनुसार एवं इच्छा अनुसार कुछ सदस्यों को चयन कर प्रतिदर्श में शामिल कर लेता है। इसका सबसे प्रमुख लाभ है कि इसे कम समय, धन एवं श्रम के साथ सफलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है। असंभाविता प्रतिदर्श की सबसे प्रमुख सीमा यह है कि इस प्रकार प्राप्त प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके भी मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं, देख लेंगे हम उनको आगे। जो असंभाविता प्रतिदर्श होता है ये ठीक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं असंभावित। इसमें कोटा प्रतिदर्श होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसीलिए मैंने इन सारी चीज़ों को रखा है। ठीक है, इस विधि में अनुसंधानकर्ता प्रत्येक स्तर, कोटा अथवा अंश में इकाइयों का चयन अपने विवेक से करता है। किससे करता है, अपने विवेक यानी कि अपने ज्ञान से करता है। आकस्मिक प्रतिदर्श क्या होता है, आकस्मिक प्रतिदर्श में अनुसंधानकर्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या से संबंधित कोई भी इकाई सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, आकस्मिक प्रतिदर्श, आकस्मिक का मतलब आप जानते ही होंगे अचानक होता है। उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श क्या है, इसमें अनुसंधानकर्ता जनसंख्या के उस समूह की इकाइयों का चयन करता है
इसमें जो अनुसंधान करता है वो जनसंख्या के उस समूह की इकाइयों का चयन करता है जिसे वह पूर्व ज्ञान के आधार पर उस जनसंख्या का प्रतिनिधि समझता हो। ठीक है। क्रमबद्ध प्रतिदर्श क्या होता है? क्रमबद्ध प्रतिदर्श व्यक्तियों की पूर्व निर्धारित सूची से प्रत्येक चौथे व्यक्ति का चयन करते हुए उनका एक समूह तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्रमबद्ध प्रतिदर्श। सीमित जनसंख्या के लिए यह प्रतिदर्श तकनीक अपनाई जाती है। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उसमें गिनती के लोग होते हैं 100, 200, 400 या 500, तो वहाँ पर ये क्रमबद्ध प्रतिदर्श काम में लाया जाता है। हिमकंदुक प्रतिदर्श। हिमकंदुक प्रतिदर्श क्या होता है? इसका प्रयोग अनुसंधान करता उस परिस्थिति में करता है जब वह व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहता है। ठीक है। जब वो अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अगर अध्ययन करना चाहता है तो हिमकंदुक प्रतिदर्श का काम में लेता है। इसका स्वरूप समाज मितीय पर आधारित होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह बताना अनिवार्य होता है कि वह संबंधित जानकारी सूचना को कहाँ से प्राप्त करता है। इससे अनुसंधानकर्ता को एक परस्पर अंतः क्रिया का पैटर्न पता चल जाता है। ठीक है। तो ये असंभाव्यता के प्रतिदर्श के 5 प्रकार हो गए। अब यहीं पर हमारी क्लास आज के लिए ख़त्म होती है। आई होप आपको पसंद आएगी और आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि मैं आगे और अच्छे से अच्छा मतलब प्लानिंग आपके लिए कर सकूं। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये क्लासेस भी बंद हो जाएं आगे जाके, है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए ये क्लासेस लेके आती रहूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना। आप सपोर्ट करेंगे तो ये सब हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी सपोर्ट करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके और मुझे भी। तो चलते हैं अनुसंधान की विधियां देखते हैं हम यहाँ पर। बेस्ट एवं काहन द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण सबसे उत्तम माना गया है। अनुसंधान की विधियों का जो वर्गीकरण किया है उसमें बेस्ट एवं काहन के द्वारा वर्गीकरण सबसे उत्तम माना गया है। इसी वर्गीकरण के आधार पर अनुसंधान की विधियों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। 3 मुख्य विधियां हैं अनुसंधान की। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, वर्णनात्मक या विवरणात्मक अनुसंधान विधि और प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि। ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं को हम अच्छे से देखेंगे। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, वर्णनात्मक विवरणात्मक अनुसंधान विधि या फिर प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि। नेक्स्ट चलते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि अपने वास्तविक रूप में इतिहास या अतीत की घटनाओं का एक विश्वसनीय, क्रमबद्ध एवं समन्वित विवरण प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक का मतलब आप समझते ही हैं, जो इतिहास से संबंधित हो। और इतिहास हमेशा हमारा अतीत होता है, ना कि वर्तमान। वर्तमान इतिहास बनता है जब अतीत बन जाता है। ठीक है। तो अतीत की घटनाओं का एक विश्वसनीय, क्रमबद्ध एवं समन्वित विवरण प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान के द्वारा किसी वस्तु, विचार, घटना और समुदाय या समाज विशेष की व्यक्ति जीवन तथा किसी संस्था के विकास से संबंधित तथ्यों और नियमों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान में ऐतिहासिक साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अंतर्गत जिन तत्व या शक्तियों का अन्वेषण होता है वे अतीत से जुड़े होने के कारण अमूर्त एवं चुनौतीपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। अतीत से जुड़े होने के कारण क्या करते हैं? अमूर्त, यानी कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती वो अमूर्त होता है, और चुनौतीपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करता है, जो कि ऐतिहासिक अनुसंधान होता है। ठीक है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने इसकी एक परिभाषा दी है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट का क्या कहना है? ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई समझ पैदा करते हैं। भूत का मतलब आप समझते होंगे, वो वाला भूत मत समझ लेना जिससे बच्चे डरते हैं, है ना। ये भूत है यानी कि जो पास्ट है। ठीक है। उसके संबंध में एक नई समझ पैदा करते हैं जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। जानती हूँ आप भूत नहीं समझेंगे, इतना तो आप समझते ही हैं, लेकिन कोई नहीं। जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। ठीक है। ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो प्राथमिक स्रोत और दूसरा होता है द्वितीयक या गौण स्रोत। ठीक है। प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो मूल स्रोत होते हैं।
किसी भी ऐतिहासिक स्रोत जहाँ पर प्राथमिक उसे कहेंगे जो मूल होता है, जो मान लीजिए कोई किताब है या कोई प्रलेख होता है या फिर अभिलेख वगैरह होते हैं जो खुद उसी के द्वारा लिखवाए गए हैं जिसके बारे में वो जानकारी है, तो वो प्राथमिक स्रोत होता है। या फिर हमें उसी आदमी से जानकारी मिलना, किसी इंसान से हमें जानकारी मिलना जो उसके बारे में बिल्कुल एकदम जानता है, जिसके बारे में जैसे कहते हैं ना आत्मकथा होती है, अपने बारे में जब कोई कुछ लिखता है तो वो सच्ची ही लिखता है सारी बातें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सच लिखता हो, वैसे सच्ची लिखी जाती हैं। और द्वितीय के गौण स्रोत वो होते हैं, मान लीजिए किसी इतिहासकार ने कोई पुस्तक लिखी, कोई पहले किसी पुस्तक को लिख के चला गया और फिर दोबारा किसी इतिहासकार ने उस पुस्तक को अपने मतलब नए रूप में उस पुस्तक को दोबारा से लिख दिया, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है या कुछ चीज़ों में बदलाव हो सकता है, तो वो होते हैं द्वितीयक या गौण स्रोत। करलिंगर क्या कहते हैं, द्वितीयक स्रोत के बारे में इन्होंने एक परिभाषा दी है, किसी ऐतिहासिक घटना या स्थिति का वह अभिलेख या रिकॉर्ड है जो मूल भंडार से 1 या 2 कदम दूर होते हैं। ठीक है, द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं, मूल भंडार से 1 या 2 कदम दूर होते हैं। ये किसने कहा है, करलिंगर ने कहा है। जीवन, इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, संस्मरण पत्र, पत्रिकाओं से प्राप्त सामग्री द्वितीयक स्रोत के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। ठीक है, जीवन, इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, संस्मरण पत्र, ये जितने भी संस्मरण पत्र पत्रिकाएं वगैरह चलती हैं ये सब द्वितीयक स्रोत में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व क्या है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की त्रुटियों से परिचित कराकर भविष्य के प्रति सतर्क करता है। जो ऐतिहासिक अनुसंधान होती हैं, अगर इतिहास में एक गलती कोई हो जाती है तो उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराया जाता, उनके लिए सावधानी हर कोई बरतता ही है। ऐसे होता है ना, हमारे जीवन में भी बिल्कुल वैसे ही होता है। अगर हमसे मान लीजिए एक गलती हो गई, कोई भी गलती हो गई, तो सच्चा इंसान तो वही है, वो उस गलती से सीखे, ना कि उस गलती के बारे में बस रोता रहे, सोचता रहे। उस गलती से हमें सीखना चाहिए और आगे के लिए हमें उस गलती को नहीं दोहराना चाहिए। ठीक है, अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान कराता है। यह अनुसंधान परिवर्तन की प्रकृति को समझने में सहायता करता है। ठीक है, आप जानते हैं जो इतिहास होता है वो अपने आप को मतलब जो चीज़ें पहले इतिहास में हो चुकी हैं वो दोबारा ना होए, परिवर्तन किस तरीके से आ रहा है ना। पहले का इतिहास उठा करके देख लो, या मतलब 100 वर्षों का पहले उठा के देखो, फिर 50 वर्षों का पहले के उठा के देखो, 1000 वर्षों पहले का इतिहास उठा करके देखो, तो हर युग में, हर वर्ष में, हर सदी में आपको कोई ना कोई परिवर्तन जरूर देखने को मिलता है। तो जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है वो परिवर्तन की प्रकृति को समझने में सहायता करता है, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, नगरीकरण से संबंधित समस्याओं की प्रकृति से विशेष रूप से परिवर्तन की प्रकृति को समझा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अनुसंधान का जो महत्व है वो शुद्ध अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान दोनों ही दृष्टिकोण से होता है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के लिए वैज्ञानिक आधार भी प्रस्तुत करता है। कौन? ऐतिहासिक अनुसंधान। लेकिन ऐतिहासिक अनुसंधान की कुछ समस्याएं हैं, वो देख लेते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक युग में, आजकल आप जानते हैं इतिहास का युग नहीं है बल्कि विज्ञान का युग चल रहा है, तो वैज्ञानिक युग में ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व धीरे धीरे सीमित हो जा रहा है। आधुनिक युग में किसी समस्या के अध्ययन में कार्य कारण संबंध पर अधिक बल दिया जा रहा है, जिसका अध्ययन ऐतिहासिक अनुसंधान विधि द्वारा अधिक सशक्त ढंग से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कार्य कारण संबंध को हम आगे पढ़ लेंगे क्या होता है। तो आधुनिक संबंध युग में इसी पर ज़्यादा बल दिया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान के पद क्या होते हैं? तो समस्या का चुनाव और समस्या का सीमा निर्धारण। सबसे पहले समस्या का चुनाव किया जाता है, फिर परिकल्पनाओं का निर्माण होता है, उसके बाद क्या होता है, तथ्यों का संग्रहण और तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच, तथ्य विश्लेषण के आधार पर परिकल्पनाओं की जांच और परिणाम की व्याख्या और विवेचन। ठीक है, परिणाम की व्याख्या और विवेचन। नेक्स्ट विधि पर चलते हैं हम, वर्णनात्मक अनुसंधान विधि या अप्रयोगात्मक प्रकरण। ठीक है, वर्णनात्मक अनुसंधान विधि कौन सी होती है? वह अनुसंधान जिसमें वर्तमान स्थिति का वर्णन एवं विश्लेषण किया जाता है। वर्तमान स्थिति की बात कर रहा है, ये वर्णनात्मक अनुसंधान कहलाता है। इस अनुसंधान में अपरिचालित चरों के मध्य मौजूद संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इस अनुसंधान में मूल रूप से क्या है का वर्णन किया जाता है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन होता है क्या है, उसके आंसर में ही
क्या किया जाता है, इस अनुसंधान का वर्णन किया जाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता समस्या से संबंधित तथ्यों को केवल एकत्र ही नहीं करता, बल्कि वह समस्या से संबंधित विभिन्न चरणों में आपसी संबंध ढूंढने का भी प्रयास करता है। ठीक है, ना केवल वो उन तथ्यों को ही एकत्र करता है जो शोधकर्ता होता है, बल्कि वो उस समस्या से संबंधित विभिन्न चरणों में आपसी संबंध ढूंढने का भी प्रयास करता है। तो ये हमारी वर्णनात्मक अनुसंधान विधि है। एक बार में पढ़ने से आपको नहीं समझ में आएगी, मेरे सुनने से भी आपको समझ में नहीं आएगी। आपको ये 2-3 बार कम से कम पढ़नी पड़ेगी, खुद से पढ़ना पड़ेगा। वीडियो पॉज कर करके इनको पढ़ा करो। ठीक है, जो थ्योरी होती है उसको आप कई बार पढ़ेंगे जब समझ में आएगा, और उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो सब कुछ अपने आप दिमाग में रिकॉल हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। वर्णनात्मक जो अनुसंधान होता है वो सरल एवं अत्यंत कठिन दोनों प्रकार का हो सकता है। इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, इसमें आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण में सावधानी रखते हैं। ठीक है, जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है वो सरल भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा कठिन भी हो सकता है। इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, इसमें आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण में सावधानी रखते हैं। इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर संपूर्ण जनसंख्या से होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या का अध्ययन किस विधि में किया जाता है, तो ये लास्ट टाइम ये दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि जो जनसंख्या का अध्ययन है वो किस प्रकार के अध्ययन में होता है, तो ये वर्णनात्मक अनुसंधान में होता है। आगे चलते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान एक समूह के अध्ययन मामले में तथ्यों की प्रचलित शर्तों का पता लगाता है। जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है वो एक समूह के अध्ययन मामले में तथ्यों की प्रचलित शर्तों का पता लगाता है। इसके अंतर्गत किसी वैज्ञानिक नियम का निर्धारण नहीं करते, अपितु समस्या के समाधान हेतु उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, वर्णन शाब्दिक भी हो सकता है तथा इसे गणितीय सूत्रों द्वारा भी विकसित करते हैं। जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है उसका वर्णन शाब्दिक भी कर सकते हैं, शब्दों में, है ना, भाषा में, और इसका गणितीय सूत्रों द्वारा भी इसको विकसित किया जा सकता है। तो इसको और आप एक बार अच्छे से रिपीट कर लेना। आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले प्लीज़ एक बार आपको ध्यान दिला देती हूँ, अगर बच्चे बाद में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन्होंने नहीं किया है सबको ही कर लेना चाहिए, सबके लिए ही फ़ायदा है। और इसके अलावा अगर आप हिंदी की भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट की तो मैं कंप्लीट तैयारी करा ही रही हूँ, और एचपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके कुछ लिखित क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे। अगर आपने फॉर्म डाला हुआ है तो बताना कमेंट करके, कोई भी अगर ऐसा बच्चा देखे या फिर आपके आसपास जो भी हिंदी से तैयारी कर रहा हो, प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मतलब चैनल को शेयर जरूर कर देना उसके पास, ताकि उसको कुछ मतलब फ्री में ही एक अच्छा कंटेंट उसको मिल सके। ठीक है, तो यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या फिर एचपीएससी, एमपी टेट या किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी का एक बहुत अच्छा कंटेंट में लेकर चल रहा है मेरा, मतलब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। विभिन्न लेखकों के द्वारा वर्णनात्मक अनुसंधान को कई प्रकार से वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है, जिसमें वॉन डेलन का नाम आता है। उनके द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण सबसे उत्तम माना गया है, जिन्होंने इसे 3 प्रमुख भागों में बांटा है। ठीक है, जो वर्णनात्मक अनुसंधान है उसे 3 भागों में बांटा गया है: सर्वेक्षण अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन और विकासात्मक अध्ययन। ठीक है, ये तीनों जो रूप हैं उसको याद रख लेना। चलते हैं आगे। सर्वेक्षण अध्ययन का अर्थ क्या होता है? वर्तमान क्रिया में सुधार के लिए मौजूद स्थिति से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना क्या कहलाता है? सर्वेक्षण अध्ययन कहलाता है। ठीक है, सर्वेक्षण अध्ययन की विशेषताएं देख लेते हैं यहाँ पर। सर्वेक्षण अध्ययन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अनुसंधान का जो आधार है वो प्रतिदर्श होता है। प्रतिदर्श न्यायादर्श क्या होता है वो हम पहली क्लास में पढ़ चुके थे कल। नमूने को बोलते हैं, सैंपल को। प्रतिदर्श यादृच्छिक चयन द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि रैंडम के द्वारा, रैंडम सिलेक्शन के द्वारा। इसको भी आप एक बार और पढ़ लेना, पीछे मैं पढ़ा चुकी हूँ यादृच्छिक चयन वगैरह क्या होते हैं। इसका स्वरूप अप्रायोगिक होता है। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें जनसंख्या की यथार्थ विशेषताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और इसका जो संबंध होता है, सर्वेक्षण अध्ययन का संबंध एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से होता है। इसमें वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अनुसंधान में विशाल न्यायादर्श होने पर सर्वाधिक उपयुक्त होता है।
भारतीय जनगणना 2011 में सर्वेक्षण अध्ययन की सहायता ली गई थी। विघटनकारी घटनाओं की अवस्था का अध्ययन इसी के माध्यम से भी किया जाता है। ठीक है, विघटनकारी जो घटनाएं होती हैं उनकी अवस्था का अध्ययन भी सर्वेक्षण अध्ययन के तौर पर ही किया जाता है। ठीक है, अंतर संबंधों का अध्ययन। अंतर संबंधों का अध्ययन क्या होता है? अंतर संबंधों के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता वर्तमान स्थिति के सर्वेक्षण करने के साथ साथ उन तत्वों को खोजने का प्रयास भी करता है जो घटनाओं के संबंध के विषय में सूझ प्रदान कर सके। सूझ तो आप समझते ही होंगे। ठीक है, अंतर संबंधों के अध्ययन में ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्ति अध्ययन, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन और सह संबंधात्मक अध्ययन। ठीक है, अंतर संबंधों का अध्ययन वो 3 प्रकार से किया जाता है: व्यक्ति अध्ययन यानी कि जो पर्सनल होता है, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन और सह संबंधात्मक अध्ययन। आगे देखते हैं पीवी यंग। तो पीवी यंग क्या कहते हैं? व्यक्ति अध्ययन में किसी सामाजिक इकाई के व्यक्ति जीवन की खोज तथा विश्लेषण किया जाता है, भले ही वह इकाई व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह तथा संपूर्ण समुदाय हो। ठीक है, व्यक्ति अध्ययन में क्या किया जाता है? किसी सामाजिक इकाई के व्यक्ति जीवन की खोज तथा विश्लेषण किया जाता है। व्यक्ति अध्ययन के सोपान देख लेते हैं। यहाँ पर व्यक्ति अध्ययन के सोपान क्या हैं? समस्या का चयन किया जाता है सबसे पहले और उसकी व्याख्या, अध्ययन के स्वरूप का निर्धारण कि हमें कौन सा अध्ययन मतलब किस प्रकार का अध्ययन अपनाना है उसका निर्धारण किया जाता है, इकाइयों की संख्या का निर्धारण, घटनाक्रम का व्यवस्थापन, निर्धारण तत्वों की व्याख्या, परिणाम विश्लेषण, परिणामों की व्याख्या और फिर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत अध्ययन के क्या हैं? सोपान है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना या फिर और दोबारा से पढ़ लेना। नोट्स वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी बना रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको PDF इसकी मिल जाएगी, मतलब थ्योरी आप वहाँ पे भी एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं बाद में। व्यक्ति अध्ययन के उपकरण कौन से हैं? व्यक्तिगत अध्ययन की जो प्रणाली है, प्रश्नावली विधि के द्वारा, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार अनुसूची, मुक्त साहचर्य, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार विधि और व्यक्तिगत अध्ययन तथा प्रपत्र। ठीक है, प्रश्नावली विधि, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार अनुसूची, मुक्त साहचर्य, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार विधि और व्यक्तिगत अध्ययन तथा प्रपत्र। कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन, ये क्या होता है? कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन, इसको बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 सेकेंड प्लीज़, आपको रुकना होगा। तो चलते हैं आगे। कार्य कारण जो तुलनात्मक अध्ययन है, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन को कार्योत्तर या घटनोत्तर, ठीक है, घटनोत्तर अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसी घटना अथवा स्थिति के उत्पन्न होने का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कारण का मतलब आप समझते हैं, अगर मान लीजिए हमारे जो बॉडी है उसमें अगर कोई भी बीमारी हो रही है ना, तो उसका ज़रूर कहीं ना कहीं कोई कारण होगा। कुछ गलत खान पान या कुछ गलत तरीके से रहना या कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। तो ये कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन कहलाता है। यदि कारण उपस्थित है तो घटना अवश्य घटित होगी, और यदि कारण अनुपस्थित है, कोई कारण ही नहीं है, तो वह घटना भी नहीं घटेगी। ठीक है, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन विधि का प्रयोग और अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है जहाँ पर परीक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, और नहीं है उन अनुसंधान कार्यों के लिए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है जहाँ पर परीक्षण संभव नहीं होता है, जैसे कि किशोर में अपराध प्रवृत्ति का अध्ययन, मोटर दुर्घटना का अध्ययन। ठीक है, मोटर दुर्घटना का अध्ययन आदि। चलते हैं नेक्स्ट, सह संबंधात्मक अध्ययन क्या होता है। हमारा जो कारवां है वो बढ़ता चला जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। अनुसंधान नैतिकता। अनुसंधान नैतिकता अनुसंधान के जिम्मेदार आचरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। जब हम नैतिकता के बारे में सोचते हैं तो हमें सही और गलत के बीच भेद करने वाले नियमों के बारे में याद आता है, या उनके बारे में ही हम सोचते हैं। ठीक है, नैतिकता का मतलब होता है सही और गलत के बीच का भेद। अनुसंधान नैतिक तभी होगा जब उत्तरदाता की गोपनीयता तथा अज्ञानता सुनिश्चित होगी। ठीक है, अनुसंधान
जब ही क्या होता है नैतिक हो सकता है, जो जहाँ से हमें उसके बारे में जो स्रोत मिला है, किसी ने अगर हमें बताया है या किसी के द्वारा हमें समस्या का पता चला है, तो वो सामने वाला उसको गोपनीय रख सके, तभी अनुसंधान नैतिक हो सकता है। शोध नैतिकता को बेहतर करने हेतु शोधार्थी को ही शोध समस्या सौंपनी चाहिए। आगे देखते हैं अनुसंधान के नैतिक मूल्य और सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो ईमानदारी पूर्वक आंकड़ों, परिणाम तथा विधियों के साथ प्रकाशन स्थिति की रिपोर्ट तैयार करें। यह अनुसंधान का नैतिक मूल्य होता है कि उसके लिए ईमानदारी पूर्वक आंकड़े, परिणाम और विधियों के साथ में प्रकाशन स्थिति की रिपोर्ट तैयार करें। अनुसंधान में किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह में भ्रांत धारणा से बचना चाहिए। कोई भी पूर्वाग्रह उसके अंदर नहीं आना चाहिए। शोध नैतिकता में व्यक्ति परकता को शामिल नहीं किया जाता, यानी कि इसमें जो व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, मतलब व्यक्तिगत किसी लाभ या हानि के बारे में नहीं सोचा जाता। अनुसंधान प्रक्रिया में गंभीर एवं ध्यानपूर्वक तरीके से कार्य करना चाहिए। ठीक है, अनुसंधान प्रक्रिया जो होती है उसमें एकदम अच्छे से सीरियस होके और पूरा केयरफुल होके काम करना पड़ता है। पेटेंट, कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा के अन्य प्रकारों का सम्मान करना चाहिए। अनुसंधान मानवीयता के गुणों से परिपूर्ण होता है। ठीक है, इसमें मानवीयता के भी गुण होने चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। और अनुसंधान कार्य भविष्य के लिए उपयोगी होता है। अनुसंधान मानव गरिमा, गोपनीयता और स्वायत्तता का सम्मान करता है। जो अनुसंधान होता है वो मानव गरिमा, गोपनीयता और स्वायत्तता का भी सम्मान करता है। आगे देखते हैं अनुसंधान लेख के अनिवार्य तत्व। जो अनुसंधान लेख होता है तो उसके कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं जिनको यहाँ पर रखा जाता है। अनुसंधान लेख में एक परिकल्पना और एक प्रस्तावित प्रश्न शामिल होना चाहिए। अनुसंधान जो लेख होता है उसमें विषयों का विवरण शामिल होना चाहिए, निष्कर्ष शामिल होना चाहिए, आगामी अनुसंधान के लिए सुझाव होने चाहिए और संदर्भों का उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके कुछ अनिवार्य तत्व हैं अनुसंधान लेख के। जब अनुसंधान लेख लिखा जाता है तो इन सारे जो तत्व हैं उनका ध्यान रखा जाता है। आगे देखते हैं अनुसंधान लेख में किस प्रकार की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। त्रुटियों का मतलब आप समझते हैं, जो मिस्टेक हैं, गलतियां हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो किस प्रकार की गलतियां नहीं होनी चाहिए? अनुसंधान जो लेख होते हैं उनमें समाचार पत्रों के लेख नहीं होने चाहिए। ठीक है, समाचार पत्रों की कॉपी उसमें नहीं करनी चाहिए। अनुमान आधारित दस्तावेज बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। संपादकीय लेख भी नहीं होने चाहिए। किसी पुस्तक या प्रशिक्षण की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी सॉरी भाई, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी कल से। किसी पुस्तक या प्रशिक्षण की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। अनुसंधान लेख में सलाह देने वाले कॉलम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अनुसंधान लेख जब हम लिखते हैं तो उसमें सलाह देने वाले कॉलम नहीं होने चाहिए। अनुसंधान पत्र में शोधकर्ता द्वारा तथ्यों एवं विचारों को मिश्रित नहीं करना चाहिए। जो अनुसंधान पत्र होते हैं उनमें शोधकर्ता के द्वारा तथ्यों और विचारों को मिश्रित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अनुसंधान पत्र का स्तर गिर जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कार्यशाला। कुछ जो अनुसंधान होता है उनसे संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुछ सम्मेलन है, परिसंवाद हो गया, संवाद, वाद विवाद, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्यशाला, कार्यशाला को क्रियात्मक कौशलों के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया का एक सतत क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, कार्यशाला जो होती है, कार्यशाला, प्रयोगशाला, जहाँ पर रह करके मतलब कार्य किया जाता है, क्रियाएं की जाती हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए होता है ये। क्रियात्मक कौशलों के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया का एक सतत क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार शोधकर्ताओं से क्रियात्मक कार्य संपन्न कराया जाता है, साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कार्यशाला शब्द का प्रयोग अभियांत्रिकी क्षेत्र में होता है। अभियांत्रिकी मीन्स होता है इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में कार्यशाला शब्द का प्रयोग किया जाता है। कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन होते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। कार्यशाला में जो व्यक्ति भाग लेते हैं, संचालक, आयोजक, विषय विशेषज्ञ और सहभागी। ठीक
ठीक है। संचालक होता है, एक आयोजक होता है, विषय विशेषज्ञ होता है और सहभागी होता है इसके अंदर। कार्यशाला की विशेषताएं अनुसंधान अथवा शोधों के व्यवहारिक उपयोगों की संभावनाओं की खोज करना, ये कार्यशाला की विशेषता होती है। नवीन अवधारणाओं एवं उपागम के दृष्टिकोण से परिचित होना और उनका मूल्यांकन करना। ठीक है, नवीन अवधारणाओं एवं उपागम के दृष्टिकोण से परिचित होना और उनका मूल्यांकन करना। शोध संबंधी उच्च ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। कार्यशालाएं प्रशिक्षण अथवा अनुभव प्रदान करने हेतु आयोजित की जाती हैं। इनका एक समय होता है, मतलब 3 दिन से लेकर के 7-10 दिन तक का इसका समय होता है, कार्यशालाएं लगाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं संगोष्ठी और विचार गोष्ठी। संगोष्ठी और विचार गोष्ठी क्या होती है? तो संगोष्ठी एक ऐसी प्रक्रिया है जो शोधकर्ताओं के चिंतन स्तर को सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था की ओर ले जाती है। यानी कि जो संगोष्ठी होती है वो शोधकर्ताओं के चिंतन स्तर को सुषुप्त का मतलब होता है जड़ अवस्था से लेकर के जागृत चेतना अवस्था की ओर ले जाती है। इसके द्वारा मनुष्य की उच्च क्रिया शक्तियों का पोषण किया जाता है तथा उसे चिंतन की नई दिशा की ओर उन्मुख किया जाता है। ठीक है, संगोष्ठी की प्रक्रिया क्या होती है? संगोष्ठी हेतु किसी प्रकरण या विषय का चयन किया जाता है। पहले ही कोई प्रकरण या विषय चुन लिया जाता है संगोष्ठी के लिए। संगोष्ठी का प्रकरण पूर्व नियोजित होता है। प्रकरण प्रपत्र तैयार करने वाला व्यक्ति वक्ता कहलाता है। ठीक है, जो प्रकरण प्रपत्र तैयार करता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वक्ता बोलते हैं। वक्ता यानी कि बोलने वाले को वक्ता कहा जाता है। विभिन्न संस्थाओं से व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रकरण की प्रमुख विषय वस्तु सभी को पहले ही बता दी जाती है, जिससे संप्रेषण और विषय वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। संचालन प्रक्रिया अध्यक्ष निर्धारित होता है। ठीक है, जो संचालन प्रक्रिया होती है वो अध्यक्ष निर्धारित करता है। उसके बाद अध्यक्ष अपने विचार प्रस्तुत करता है। प्रकरण तथा वाद विवादों के निष्कर्ष को भी प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो संगोष्ठी होती है उनकी कुछ विशेषताएं, इनको याद रख लेना। संगोष्ठी के 4 प्रकार होते हैं। लघु संगोष्ठी यानी कि मिनी सेमिनार होता है जो कि कक्षा स्तर पर जिसका आयोजन किया जाता है। मुख्य या बड़ी संगोष्ठी जो कि किसी संस्था के द्वारा, ठीक है, संस्था या विभाग के द्वारा जिसको आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय संगोष्ठी का मतलब आप समझते होंगे देश से होता है। राष्ट्रीय का मतलब होता है देश, नेशनल। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, जो कि विदेशों तक के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। तो इसका आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, ये संगोष्ठी के 4 प्रकार याद रख लेना। संगोष्ठी की विशेषताएं कौन सी होती हैं? तो जो संगोष्ठी होती है उसकी कुछ विशेषताएं: उच्च चिंतन का विकास होना, स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन मिलना। उच्च चिंतन का विकास होना या स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन मिलता है इसके द्वारा। सामाजिक एवं भावात्मक गुणों का विकास। प्रस्तुतिकरण एवं तर्क करने की क्षमताओं का विकास। ठीक है, प्रस्तुतिकरण एवं तर्क करने की क्षमताओं का विकास होता है। वाद विवाद संबंधी कौशलों का विकास। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। आलोचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास। तो इतने सारे जो विकास हैं वो किसके द्वारा होते हैं? संगोष्ठी के द्वारा होते हैं। इनका भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। संगोष्ठी की अवधि सामान्यतः 90 मिनट से 3 घंटे तक की होती है, जबकि कार्यशाला दीर्घ अवधि की होती है जो 3 दिनों से 10 दिनों तक चलती है। ठीक है, 10 दिन तक चल सकती है, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा नहीं होती कार्यशालाओं की जो अवधि होती है। ठीक है, सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस। सम्मेलन एक औपचारिक बैठक को संदर्भित करता है। सम्मेलन बहुत सुने होंगे अपने, रियो सम्मेलन है ना, बोए सम्मेलन और ऐसे टोयोटा सम्मेलन, बहुत सारे सम्मेलनों के नाम सुने होंगे। सुनते रहते हैं कि फलां प्रधानमंत्री आ रहा है उस सम्मेलन के लिए, यहाँ से मोदी जी जा रहे हैं उस सम्मेलन के लिए, सम्मेलन में भाग लेने के लिए या कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये सम्मेलन क्या होता है? औपचारिक बैठक होती है एक प्रकार की, जहाँ पर प्रतिभागी विभिन्न विषयों पर सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह एक बड़े प्रकार की बड़े समूह की सभा होती है। ठीक है, ये व्यापक स्तर की सभा होती है जहाँ पर सदस्य आपस में विचारों का आदान प्रदान एवं अपने ज्ञान का संग्रहण करते हैं
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम के लिए यह एक महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है, जो सम्मेलन है ना वो बड़ी बड़ी हायर एजुकेशन के लिए भी उसको महत्वपूर्ण माना जाता है, सम्मेलन किया जाता है बड़े बड़े बच्चों का भी। सम्मेलन के 3 प्रकार होते हैं, क्षेत्रीय सम्मेलन जो क्षेत्र में ही किया जाता है, और राष्ट्रीय सम्मेलन जो पूरे देश के स्तर पर किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो विदेशों तक किया जाता है। ठीक है, बाहर के लोग जिसमें शामिल होते हैं। सम्मेलन के लाभ क्या होते हैं? स्वतंत्र अध्ययन अभिवृत्तियों का विकास होता है, विशेषज्ञों और प्रभावशाली व्यक्तियों से संवाद का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें विशेषज्ञ और जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं ना, वो इसमें भाग लेते हैं, उनसे भी संवाद करने का अवसर मिलता है। कार्य करने के नए तरीकों में कौशल का विकास होता है। संयम, धैर्य, कार्य कुशलता तथा सहनशीलता जैसे गुणों का भी विकास होता है। ठीक है, सम्मेलन के द्वारा संयम, धैर्य, कार्य कुशलता और सहनशीलता जैसे गुण भी विकसित होते हैं। अनुसंधान संबंधी समस्याओं के प्रत्येक पक्ष का स्पष्ट निरूपण होता है। अनुसंधान संबंधी अगर कोई समस्या होती है तो उसके भी प्रत्येक पक्ष को यहाँ पर स्पष्ट निरूपण हो जाता है। परिसंवाद देख लेते हैं, सिंपोजियम, इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले परिसंवाद या सिंपोजियम का जो अर्थ होता है वो होता है बौद्धिक चिंतन या फिर बौद्धिक मतलब संपदा। ठीक है, सिंपोजियम का मतलब होता है तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में किसी बात या विषय आदि के संबंध में होने वाले तर्क संगत या विचारपूर्ण वाद विवाद को कहा जाता है। ठीक है, परिसंवाद क्या होता है? 2 भी लोग भी हो सकते हैं, 2 से अधिक लोगों के बीच में जब वाद विवाद होता है तो उसको परिसंवाद कहा जाता है। परिसंवाद के द्वारा कोई व्यक्ति सामूहिक स्थिति में किस प्रकार दूसरों से विचारों का आदान प्रदान कर पाता है, इसी क्षमता को आंका जाता है। ठीक है, निर्णय लेने की एक ऐसी सर्वोत्तम तकनीक है जिससे अधिकांश लोग निर्णय के पक्ष में ही मतदान करते हैं। तो शोध प्रबंध लेखन, इसकी विशेषताएं और थोड़ा सा प्रारूप भी देख लेते हैं। शोध प्रबंध लेखन एक ऐसी विधा होती है जो शोध के संपूर्ण तथ्यों को एकत्रित, संकलित एवं सुसंगठित करती है। ठीक है, शोध प्रबंध लेखन एक ऐसी विधा होती है जो कि शोध के संपूर्ण तथ्यों को एकत्रित करती है, संकलित करती है और सुसंगठित करती है। यह लेखन किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान कोश की अवधारणा को सरल शब्दों में स्पष्ट करके अन्य शोधकर्ताओं का अनावश्यक समय नष्ट होने से भी बचाता है। ज्ञान कोश की अवधारणा को इस सरल शब्दों में स्पष्ट कर देती है और जो दूसरे शोधकर्ता अगर उसी विषय पर कुछ शोध करेंगे तो उनका जो ज़्यादा समय होगा वो वेस्ट नहीं होगा। किसी भी शोध प्रबंध लेखन के प्रारूप को निम्नलिखित रूपरेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो थोड़ी सी रूपरेखा हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक मतलब इमेज के माध्यम से। मैंने यहाँ पर इसको टाइप नहीं किया था, काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आई होप आपको दिख जाएगा, और नहीं भी दिखेगा तो जो मैं बोलूँगी उसको समझ लेना। ठीक है, शोध प्रबंध लेखन का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में मुख्यतः 3 आधारों पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। इसके 3 भागों में बांटा जाता है। तो इसका जो प्रथम भाग होता है, मूल भाग जिसे बोलते हैं, इसमें प्राथमिकताएं रखी जाती हैं। मुख्य पृष्ठ यानी कि इसका टाइटल पेज, अनुमोदन पत्र यानी कि अप्रूवल लेटर, विषय वस्तु सारणी टेबल ऑफ कंटेंट, प्राक कथन यानी कि प्रिफेस, और तालिका सूची लिस्ट ऑफ टेबल। ठीक है, इसमें प्राथमिकताएं होती हैं। इसका प्रथम भाग है तालिका सूची, और इसके बाद होता है ग्राफ, चित्र और तालिका। ठीक है, ग्राफ, चित्र और तालिका, लिस्ट ऑफ ग्राफ एंड फिगर, और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उसके बाद निष्कर्ष, सारांश यानी कि कंक्लूजन एंड समरी। ठीक है, कंक्लूजन या फिर समरी, इस पर पहुंच जाते हैं। द्वितीय जो भाग होता है शोध प्रबंध लेखन का, उसमें प्रमुख भाग द्वितीय भाग ही कहा जाता है। इसको प्रमुख भाग होता है ये। इसमें सबसे पहले होती है भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण यानी कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। ठीक है, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण क्या होता है? रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। शोध अभिकल्प यानी कि रिसर्च डिजाइन, प्रदत्त विश्लेषण एवं विवेचना यानी कि एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये प्रदत्त विश्लेषण एवं विवेचना होता है। इसके बाद शोध उपलब्धियां, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण। ठीक है, शोध उपलब्धियां, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण, ये रिसर्च अचीवमेंट, कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन।
ठीक है, ये क्या होता है, ये प्रमुख भाग में आती हैं सारी चीज़ें। सुझाव एवं संस्तुति यानी कि सजेशन एंड रिकमेंडेशन, ये होते हैं सुझाव एवं संस्तुति, इसका लास्ट चरण होता है। तृतीय भाग जो होता है उसमें संदर्भ ग्रंथ सूची एवं अनुक्रमणिका, ठीक है, अनुक्रमणिका इंडेक्स को बोलते हैं। देख लेते हैं आगे। संदर्भ ग्रंथ सूची यानी कि रेफरेंस बिब्लियोग्राफी, परिशिष्ट अपेंडिक्स और अनुक्रमणिका होता है इंडेक्स। ठीक है, आगे आपके समझ में ये शोध प्रबंध लेखन का भाग होता है, यानी कि अब इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। इसे मुख्यतः 3 भागों में रख करके अध्ययन करते हैं, वो हमने देख लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया हो तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, आगे हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान से देखो। शोध प्रबंध लेखन का प्रारूप। शोध प्रबंध का लेखन कार्य सृजनात्मक रूप से होना चाहिए। जो शोध प्रबंध लेखन का कार्य होता है वो एकदम अच्छे से होना चाहिए। जैसे सर्जन होते हैं ना, बिल्कुल एकदम पूरा केयरफुल होके उनका काम करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो एक छोटी सी गलती भी बड़ी भारी पड़ सकती है। तो ऐसे ही शोध प्रबंध लेखन का बिल्कुल कार्य एकदम सर्जनों के जैसा होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से होना चाहिए बिल्कुल, जिससे विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट और सरल हो। शोध लेखन में शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचारों का क्षेत्र बहुत कम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शोध लेखन में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शोध प्रबंध लेखन में आदि से अंत तक की क्रियाओं को एक प्रवाह में प्रस्तुत करना चाहिए। आदि से अंत यानी कि शुरुआत से लेकर के लास्ट तक की जो भी क्रियाएं होती हैं उनको एक प्रवाह में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि क्रमबद्धता बनी रहे। इसकी जो भाषा है वो प्रस्तुतिकरण का प्रारूप का आधार वैज्ञानिक होना चाहिए। शोध प्रबंध लेखन धैर्य के साथ करना चाहिए, शीघ्रता से बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें कई बार संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बाद में अगर संशोधन करना हो और हमने अगर अच्छे से काम नहीं किया जल्दबाजी में, तो हम समझ नहीं पाएंगे और संशोधन नहीं कर पाएंगे ठीक से। आगे देखते हैं। शोध प्रबंध को साधारणतः भूतकाल में लिखा जाता है। जो शोध प्रबंध होता है उसको भूतकाल में लिखा जाता है, ये ध्यान रख लेना। शोध प्रबंध लेखन के समय तथा टंकन में यानी कि टाइपिंग में लेखन तकनीकी का प्रयोग समुचित तरीके से करना चाहिए। शोध प्रबंध सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है, आभार प्रदर्शन को प्रथम पुरुष में लिखा जाता है। शोध प्रबंध के मुख्य अंग में किसी विद्वान के नाम से पूर्व श्री या श्रीमती का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी शोध प्रबंध लेखन की विशेषताएं याद रख लेना। और उपर्युक्त सभी बातों को आधार बना करके शोध प्रबंध लेखन का एक प्रारूप यह भी हो सकता है। देखते हैं क्या। शोधकर्ता का नाम सबसे पहले आता है, फिर शोध कार्य का शीर्षक रखा जाता है, प्रस्थान, फिर प्रस्तावित शोध के मुख्य उद्देश्य, प्रस्तावित शोध कार्य का महत्व और प्रस्तावित शोध विषय के साहित्य का सर्वेक्षण। ठीक है, और इसके बाद प्रस्तावित शोध का अध्ययन, शोध कार्यों की संभावित अवधि, प्रस्तावित शोध कार्य हेतु उपलब्ध सुविधाएं, और फिर इसके बाद आता है संदर्भ ग्रंथ सूची। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये जो थ्योरी क्लासेज है वो आज कंप्लीट हुई। इसके बाद हम वन लाइनर और थोड़ा सा एमसीक्यू वगैरह भी देखेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। और आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल रहेगी। बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ना है, याद करना है, और साथ ही साथ थोड़ा सा हमारे भी मेहनत को सपोर्ट करना है। आप प्लीज़ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक एक दो दो बच्चों को भी सब सपोर्ट करें, मतलब शेयर करेंगे, तो मतलब सपोर्ट तो मिल ही जाएगा, बल्कि एक अंदर से जो मोटिवेशन है इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ है। इतनी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और मतलब मोटिवेशन और एक खुशी मिलनी चाहिए। खुशी मिलती है कि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हाँ, बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है कंटेंट, ये अच्छा लगता है। आप बता दिया करो कमेंट में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो बच्चे कमेंट करते हैं बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं। शायद एक दो कमेंट की वजह से ही, एक दो बच्चों की वजह से ही मैंने ये कंटिन्यू रखा है, नहीं हो सकता था मैं इसको बंद भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, अब मैं कंप्लीट करूँगी, पेपर तक करूँगी, क्योंकि उन बच्चों ने विश्वास दिखाया है अपना, तो मुझे उनके विश्वास पर खरा उतरना है। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा मेरी उम्मीद को सफल कीजिए और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।